हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में भाग नंबर 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को आप पूरा देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में 2 सब्जेक्ट हमने सम्मिलित किए हैं। एक तो म्यूज़िक है और दूसरा बायोलॉजी के 30 प्रश्न हैं। तो कुल 60 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित ज़रूर करें। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ये म्यूज़िक सब्जेक्ट जो है उसके कुल 30 प्रश्न हैं। ठीक है, उस तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन है वो उपयोगी माना जाता है? तो आप अपना स्वयं का मूल्यांकन जरूर करें। 30 प्रश्नों के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत के तत्वों में से एक है वो नहीं है इन 4 विकल्पों में से। तो शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह, तार्किक योग्यता, ये तीनों तो है लेकिन प्रतीकात्मक योग्यता ये थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत में नहीं माने जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो अंक योग्यता मानी जाती है, प्रेक्षण योग्यता मानी जाती है, परिवेक्षण मानी जाती है, शाब्दिक तो हमने इसमें आ ही गया, स्मरण शक्ति होती है, वाक्य योग्यता होता है या तार्किक योग्यता, निगमन योग्यता, समस्या समाधान योग्यता आदि इसके इनके ये समूह तत्व के कुछ तत्व है वो माने गए हैं। चलिए इन्होंने 13 तत्व है वो सम्मिलित किए थे। इसे एक पहले वाले वीडियो में इनके तत्वों की संख्याओं के बारे में पूछा था और इनमें ये तत्वों के बारे में पूछ लिया है, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्पादकता, 1 नंबर ऑप्शन। प्रवाह होती है जिसे फ्लुएंसी कहते हैं, लचील लोचशीलता होती है और मौलिकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? यानी अधिगम को किसने कहा है कि अधिगम वो है जो व्यवहार के कारण या व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करता है? तो ये हमारे गिलफर्ड साहब ने कहा है, विकल्प नंबर 4। अधिगम है वो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये गिलफर्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने, चलिए ये तो हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार है वो नहीं है। तो इसमें बहुपक्षीय अधिगम का एक स्थानांतरण नहीं माना जाता है। एक पक्षीय स्थानांतरण होता है, लंबात्मक स्थानांतरण होता है, द्विपक्षीय होता है लेकिन बहुपक्षीय नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी मेस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़ करके। यानी मेस्लो ने जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था तो उसमें इन सभी में से एक को छोड़ करके तीन है वो मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमांक सिद्धांत से संबंधित मानी जाती हैं। तो वो कौन सा है वो नहीं है? तो वो आध्यात्मिक आवश्यकताएं ये मेस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत से नहीं माने जाते हैं, जबकि सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं और आत्मसम्मान आवश्यकताएं मानी जाती हैं। चलिए अगला है, रक्षा युक्तियों का प्रयोग
सामान्यतया एक व्यक्ति डैश मन से करता है। रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति किस मन से करता है, जैसे चेतन मन है, अचेतन मन है या अर्धचेतन मन है। ये जो 3 मन के प्रकार बताए गए हैं। हालांकि चेतन और अचेतन 2 ही मन होते हैं, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। तो इसमें जो हम रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं वो किस मन से करते हैं, तो रक्षा युक्तियों का प्रयोग हम सामान्यतः अचेतन मन से करते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है। कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है। कौन सा रहा है? निर्माणवाद सिद्धांत। निर्माणवाद सिद्धांत। अगला है, इसके इसके फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसका फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित माना जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है। यानी सबसे पहले ये किसने बताया कि व्यक्ति अपनी खुद की चिंताओं से, टेंशन से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का प्रयोग है वो करता है। तो ये सबसे पहले है वो बात किसने कही है? तो ये सिगमंड फ्राइड का कथन है, या ये बात सिगमंड फ्राइड ने कही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सिगमंड फ्राइड। अगला है, अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। यानी अपने आप को ये समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति मानी जाएगी। तो ये रक्षा युक्ति मानी जाएगी प्रक्षेपण। प्रक्षेपण। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनमें से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो इसमें से है विकासात्मक विधि। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकासात्मक विधि। अगला है, एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक बालक की मानसिक आयु तो है 5 वर्ष और वास्तविक आयु है 4 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। 125 अर्थात मानसिक आयु लब्धि। इसका सूत्र ज्ञात करने का होता है MA/CA × 100। तो इसमें MA अर्थात मानसिक आयु 5 वर्ष है, CA अर्थात क्रोनोलॉजिकल आयु जो वास्तविक आयु जैसे 4 वर्ष है, और ये 100 है। तो इसको काटते हैं तो 25 आएगा, और ये 25 को 5 से गुणा करें तो 125 आ जाएगी। तो ये जो 125 बुद्धि लब्धि होती है वो अति उच्च बुद्धि वाले बच्चे की होती है, 125 से 40 तक। और 140 से ऊपर तक जिसकी बुद्धि होती है बच्चे की वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जीनियस कहते हैं उसको, और इसको वेरी सुपीरियर बच्चा बोलता है। तो ये है वो ध्यान रखना है, MA/CA × 100। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास होता है। बच्चे में किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा तार्किक योग्यताओं का विकास है वो होता है। तो कौन सी अवस्था में होता है अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यता का विकास? जीन पियाजे की जो 4th नंबर की अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था ये पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी अवस्था मानी जाती है। ये 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 होती है, और 11 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। चलिए अगला है,
शोधन निम्नलिखित में से क्या है? शोधन निम्नलिखित में से क्या है? तो शोधन को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सब्लिमेशन। तो ये क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति अपनी कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो वो शोधन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में हार्वर्ड गार्डनर को जाना जाता है। हार्वर्ड गार्डनर को जाना जाता है। उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में वाइगोत्स्की को जाना जाता है। किसको? वाइगोत्स्की को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो डेविड आशुबेल माने जाते हैं। डेविड आशुबेल है वो शिक्षण के अग्रिम संगठन के प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं, डेविड आशुबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? ये इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ज्यूरिस प्रूडेंशियल प्रतिमान। प्रूडेंशियल प्रतिमान इंग्लिश है, कुछ हाथ ज़्यादा ही तंग है इंग्लिश में, तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्यूरिस प्रूडेंशियल प्रतिमान। चलिए, बाकी है कौन कौन से? पूछताछ है, कौन कौन से? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, आशुबेल का अग्रिम संगठन प्रतिमान और आगमन चिंतन प्रतिमान। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें है कौन कौन से? संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, मूल्यांकन है और ये तीनों है, लेकिन सांवेगिक प्रणाली शिक्षण प्रतिमानों का तत्व नहीं माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सांवेगिक प्रणाली। संरचना है, सामाजिक प्रणाली है और मूल्यांकन प्रणाली है, यह शिक्षण प्रतिमानों के तत्व में शामिल है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? यानी श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में नहीं आती है तो वो हमें बतानी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रश्न को गलत कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, टेप रिकॉर्डर। ड्रामा, सिनेमा, टेलीविज़न, ये सारे श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना, तो सभी है, एक को छोड़ करके संप्रेषण के घटकों में सभी है, तो इसमें कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, संदेश है, संदेश से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण का जो माध्यम होता है उससे भी एक जगह से दूसरी जगह संदेश को लाया जा सकता है। संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण होता है, लेकिन मूल्यांकन ये कोई संप्रेषण का भाग नहीं है, ये कोई घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मूल्यांकन। अगला है, कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? तो इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार से अधिगमकर्ता के लिए सहायक है, देख लेते हैं। वे अपनी गति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। जो सीखने वाला होता है वो अपनी खुद की सीखने की जो क्षमता होती है उसके अनुसार और जितना उसको सीखना है उस आवश्यकता के अनुसार वो जो सीखने वाला है वो सीख सकता है, ठीक है। और उसके बाद में वह कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है।
कठिन जो समस्याएं होती है उसके जो सीखने में जो समस्याएं आती है तो उसके समाधान करने में वो सीखता है। वह नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ये उपयुक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है लिनक्स, जिसे ये लाइनक्स भी क्या बोलते हैं। चलो, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण हैं। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण माने जाते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि इनसे ही सिस्टम चलता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको विंडो बनाने के बाद में, जैसे उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है, वर्ड है या पेज मेकर है, कुछ भी है, जो एक्स्ट्रा जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, तो वो तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जिससे कंप्यूटर रन करता है, जिससे कंप्यूटर चलता है, जिसे विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। हालांकि इनके बिना तो चलायमान गतिमान हो सकता है, लेकिन इनके बिना चल नहीं सकता। तो ये लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं ये विंडोज़ के सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। मालवेयर ये एक वायरस है। मालवेयर वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है, जिससे कंप्यूटर के डाटा से वो उड़ सकते हैं। कंप्यूटिंग बूटिंग शायद यही होता है। चलिए अगला है, केलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है। केलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है। प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली। अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली केलर प्लान को। अगला है, कोहलबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को कोई भी गलत कर सकता है। तो कोहलबर्ग के बात अगर आती है तो सीधा आता है नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 3 नैतिक विकास के अंदर 3 तो स्तर बताए हैं और 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई हैं। 6 अवस्थाएं बताई हैं, प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। अगला है, पावलोव द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो ईपी पावलोव थे उनके द्वारा किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो पावलोव के द्वारा कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो वो था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने प्रतिपादित किया था और सूज का सिद्धांत कोहलरकोफ का वर्दाइमर ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है। सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है। तो इसमें स्थिति पर रुचियाँ हैं वो ये स्थिति पर रुचियाँ हैं वो ये इसका रुचि का प्रकार नहीं है। लेकिन जैसे अभिव्यक्ति रुचियाँ हैं, आंकलित रुचियाँ हैं और सूचित रुचियाँ हैं, ये तीनों हैं, लेकिन ये इसका प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविज़न चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया है। यानी MHRD मंत्रालय द्वारा एक कौन सा टेलीविज़न चैनल है जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिसका शुभारंभ है वो किया गया है MHRD मंत्रालय द्वारा। तो वो था शैक्षिक टीवी चैनल स्वयं प्रभा। कौन सा था, स्वयं प्रभा। चलिए इस सब्जेक्ट का अगला और अंतिम प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसको मिश्रित अधिगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित अधिगम शिक्षण के नाम से जाना जाता है। अगला जो ये प्रश्न पत्र है ये है बायोलॉजी का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है कहलाती है।
कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो इनेट रिलीजिंग क्रियाविधि कहलाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो अनुकूलन क्षमता है, जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी, संवेगात्मक समायोजन, ये सभी है, लेकिन ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण उत्साह नहीं है। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर, उत्साह होता है, संवेगात्मक समायोजन होता है, लेकिन जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी है वो, ये इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। क्षमा करें, हो जाती है थोड़ी मिस्टेक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अर्थात जो अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी है पियाजे के अनुसार? प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, संगठन तथा अनुकूलन। संगठन तथा अनुकूलन, ये संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं पियाजे ने मानी हैं, संगठन तथा अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्शन। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें अधिगमकर्ता को जानना ये बिल्कुल है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना ये भी है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना ये भी है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ये नहीं है, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रियाओं में मुख्य घटक सम्मिलित है। शैक्षिक प्रक्रियाओं में या प्रक्रिया में मुख्य घटक कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अधिगमकर्ता और शिक्षक शैक्षिक प्रक्रियाओं में होना ज़रूरी है। उसके बाद में अधिगम अनुभव और अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। अधिगम अनुभव, जो टीचर एक अधिगम अनुभव के साथ में बच्चे को पढ़ाता है, और उसके बाद अधिगम प्रक्रिया और फिर अधिगम वातावरण एक बनाता है, फिर शिक्षक है वो अधिगमकर्ता को पढ़ाता है, अधिगम करवाता है। अगला है, तो इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर ऑप्शन होगा, अधिगमकर्ता और शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो कारक हमें बताना है। तो इसमें ये इसका उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, ये शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। उसके अलावा शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं देख लेते हैं। शारीरिक कमी का होना या न होना ये करते हैं। बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण ये शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सामान्य एवं असामान्य प्रसव अगर माता द्वारा होता है तो भी बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन देने से शारीरिक विकास का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसका प्रभाव, उसका सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन का अगर किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो मन के ऊपर पड़ेगा, मानसिक विकास उसमें बाधित हो सकता है। तो अगला प्रश्न है आपके, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विकास संबंधित है। विकास किससे संबंधित है? विकास परिपक्वता से संबंधित है। विकास परिपक्वता से संबंधित है, ना वृद्धि ना आयु। इसमें उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, परिपक्वता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? पियाजे ने नैतिक विकास के स्तर दिए थे,
तो उनमें से कौन सा है वो पियाजे के नैतिक विकास के स्तर नहीं माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, नैतिक अधिकार। जबकि नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक समानता है, नैतिक सापेक्षता है। चलिए ध्यान रहे इनके, याद कर लेना, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, ये पियाजे के नैतिक विकास के स्तर माने जाते हैं। क्या हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, आईक्यू के विपरीत सामयिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। सही है बिल्कुल। सामयिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, अर्थात संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है। सही है। मेयर स्केल सामयिक बुद्धि को मापने का उपकरण है, ये भी सही है। जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने ये बुद्धि सामयिकी का माप उपकरण बनाया था। और उसके बाद में ऑप्शन 4 है, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। संवेगों के दौरान शारीरिक परिवर्तन साथ में नहीं होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अंतर्निहित न्यूनीकरण सिद्धांत। शास्त्रीय अधिगम अनुबंध सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत माना जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का माना जाता है, क्रियापद अनुबंध माना जाता है। चलिए अगला है, अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता क्या है? तो अधिगम की ये सभी विशेषताएं मानी जाती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे, तो इनमें से गौण नियम है वो थॉर्नडाइक का कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मनोवृत्ति का नियम। अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम है, तत्परता का नियम ये भी मुख्य नियम है, और एक प्रभाव का नियम आता है वो भी एक मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है? किशोरावस्था, उसमें सामाजिक विकास की क्या विशेषता है? तो इसमें क्या करता है बच्चा? उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। समूहों का निर्माण करता है, अपने जो संगी साथी होते हैं उनके साथ रहना पसंद करता है, और उसके बाद में मैत्री भावना का विकास होता है, मित्रता की दृढ़ता का विकास होता है बच्चे के अंदर, या मित्रता को निभाने की उसमें एक जोश होता है, और विद्रोह की भावना होती है, वो हर किसी से विद्रोह भी कर लेता है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी से भी झगड़ा कर लेता है, या ये इसी उसकी प्रवृत्ति होती है किशोरावस्था के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है वो असत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, ये है वो असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। क्यों नहीं करता है? बिल्कुल शिक्षा संबंधी बहुत व्यापक दृष्टिकोण है प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके अलावा सत्य कौन कौन से हैं? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना सिखाता है, ठीक है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो ये तीनों ही सही है, और इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अगला है, निम्न में से कौन प्रणाली उपगम का सोपान है? कौन है वो प्रणाली उपगम का सोपान माना जाता है? तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सभी विकल्प सही है। प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संरचना एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3,
क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री तो ऐसी है तो जिससे अधिगम का अंतरण बहुत ज़्यादा होता है, यानी अधिगम बहुत अच्छे तरीके से सुगम पद्धति से माना जाता है, लेकिन संभावना कम नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या है सही, और कौन कौन से हैं? कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सभी विकल्प सही है। इसमें क्या है? अभिकर्मित, कर्म लेखक, प्रोग्रामर, कंप्यूटर अभियंता, प्रणाली संचालक, ये सभी है वो इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है वो सत्य माना जाएगा? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही है। मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बौद्ध स्तर का है। मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान किस स्तर का है? बौद्ध स्तर का है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रवृत्ति नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, प्रश्नीकरण, अर्थात वाद विवाद है, सम्मेलन है, कार्यशाला है, लेकिन प्रश्नीकरण है वो शिक्षण की उच्च प्रवृत्ति नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग। उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन आरंभ हुआ था। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1984 में, 1984 में, अगस्त 1984 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है वो असत्य है? तो इसमें पहला देख लेते हैं, अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बिल्कुल। उसके बाद में 3 नंबर देखते हैं, विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा की तो बहुत भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था। अगला है, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग का सही है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के और संवेग के जोड़े बताए हैं, तो इनमें से कौन सा है वो सही है, हमें बताना है। तो इसमें सही है वो विकल्प नंबर 3, हास्य मूल प्रवृत्ति के संवेग है वो मनोरंजन है। तो ये इसके 3 नंबर है वो विकल्प है वो एकदम सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इनमें से क्या है संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सभी विकल्प सही है। जीवन स्पेस, वेक्टर एवं वैलेंस टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, वास्तविकता की अस्वीकृति। ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, जबकि संतुलित, एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास है, नियमित दिनचर्या है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता है। देखिए, इस वीडियोस को बनाने में कम से कम आधे से पौन घंटा लग जाता है, फिर इसको सुनते हैं, एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप प्लीज़ इतनी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, तो उतनी थोड़ी सी आप सभी मेहनत करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने शुरू कर लिया है वीडियो तो आप अंत तक ज़रूर देखें, ये ध्यान रहे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें, और अपने सभी
मित्रों को इस चैनल से जोड़ें अधिक से अधिक। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, आत्मसातकरण एवं समाविष्टीकरण। चलिए अगला है, संवेग की विशेषता है। संवेग की क्या विशेषता है? तो संवेग की विशेषता है विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। संवेग की विशेषता है विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। अगला प्रश्न है, निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास से। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व किस में है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इन सभी में माना जाता है। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं या भिन्नताओं को समझने में उपयुक्त सभी विकल्प है, इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने 2 विषयों की 30-30 प्रश्न अर्थात 60 प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। ये जो श्रृंखला हमने चलाई है तो ये आप सभी की राय, आप सभी के कमेंट्स के मद्देनज़र ही हमने श्रृंखला चलाई है। तो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप अपनी अमूल्य उचित राय ज़रूर भेजें हमें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा करके लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी 2 नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।